नमस्कार, एनएमएफ न्यूज पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। बांग्लादेश में जिस वक्त तख्ता पलट हुआ, शेख हसीना जब प्रधानमंत्री थी तो उन्होंने एक व्हाइट मैन का जिक्र किया था जिसे डोनाल्ड लू के नाम से भी दुनिया जानती है। उनका कहना था कि बांग्लादेश का एक टुकड़ा दे दीजिए जिसमें अमेरिका अपना सैन्य ठिकाना बनाना चाहता है। वो बात अब धीरे धीरे सच साबित होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि मिजोरम के मुख्यमंत्री 4 तारीख 9वां महीना 2024 को अमेरिका गए थे। अमेरिका में जाकर उन्होंने मंच संभाला था और वहां जाके उन्होंने राष्ट्रवाद का आह्वान तो किया ही, लेकिन साथ ही कहा कि हम इस तरीके के बंधन में नहीं रह सकते। उनका जो बयान था, उस बयान अमेरिका में जो बयान था वो मिजोरम की मिनिस्ट्री ने, एडमिनिस्ट्रेटर ने अपनी वेबसाइट पर डाला है। वो हूबहू मैं आपको एक बार वो दिखाता हूं, उससे आप समझ पाएंगे कि किस तरीके से जो चिकन नेक को भारत से अलग करने की लगातार मांग चल रही है। म्यांमार हुआ, बांग्लादेश हुआ और भारत का कुछ हिस्सा मिलाकर एक देश बनाने की जो अमेरिका की साजिश है वो कहीं ना कहीं सही है। बिल्कुल दिखाई जरा। जैसे जैसे मैं अपने भाषण के अंत की ओर बढ़ रहा हूं, मैं यहां सभी को बताना चाहता हूं कि संयुक्त राज्य अमेरिका की यात्रा के निमंत्रण को स्वीकार करने का मुख्य कारण हम सभी के लिए एकता की दिशा में एक रास्ता तलाशना है। हम एक लोग हैं, भाई और बहन, और हम एक दूसरे से विभाजित या अलग होने का जोखिम नहीं उठा सकते। मैं चाहता हूं कि हमारे पास ये दृढ़ विश्वास और आत्मविश्वास हो कि एक दिन ईश्वर की शक्ति के माध्यम से जिसने हमें एक राष्ट्र बनाया है, हम अपने राष्ट्रत्व के भाग्य को प्राप्त करने के लिए एक नेतृत्व के तहत एक साथ उठेंगे। जबकि एक देश की सीमाएं हो सकती हैं, एक सच्चा राष्ट्र ऐसी सीमाओं से परे है। हमें अन्यायपूर्ण तरीके से विभाजित किया गया, 3 अलग अलग देशों में 3 अलग अलग सरकारों के अधीन रहने के लिए मजबूर किया गया, और ये कुछ ऐसा है जिसे हम कभी स्वीकार नहीं कर सकते। तो इस बयान के बाद ये कहा जा रहा है कि क्या पूर्वोत्तर को अलग करने की साजिश है, क्योंकि मिजोरम में 90% आपके ईसाई रहते हैं। वही कुकी लोग जो समुदाय है जिसे जोलैंड बनाने की भी अब बात चल रही है, म्यांमार में भी है और बांग्लादेश में भी है। तो क्या कुछ इसके पीछे की साजिश है? क्या वाकई में अमेरिका ये कोई साजिश रच रहा है? उसी की पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ मौजूद है हमारे वरिष्ठ सहयोगी पंकज प्रसून। सर, लगभग 2 महीने पहले अमेरिका में जाना और अब इस खबर का बाहर आना, मेन स्ट्रीम मीडिया में खबर कहीं नहीं है कि मिजोरम के मुख्यमंत्री अमेरिका जाते हैं और इस तरीके की बयानबाजी करते हैं। देखिए, बहुत पहले से हम ये बात कह रहे हैं कि जो ईसाई बहुल इलाके हैं नॉर्थ ईस्ट में, चाहे वो मिजोरम हो, नागालैंड का ईसाई बहुल इलाका हो या मणिपुर हो, मणिपुर का ऊपर की पहाड़ियों वाला क्षेत्र जहां कुकी जियोनिस्ट ट्राइब रहते हैं, इन सब को मिला के एक अलग स्टेट बनाने की योजना है। और ये योजना CIA की है। 1983 से ये योजना है। डीक्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स जो आए हैं CIA के, उसके द्वारा ये प्रूव भी हो चुका है। आपने ये बताया कि बांग्लादेश का एक टुकड़ा, वो टुकड़ा नहीं था। अमेरिका की बहुत पहले से योजना है कि भारत और चीन, ये दोनों पावरफुल राष्ट्र हैं, इन दोनों को कंट्रोल करने के लिए हमारी सेना इन एक ऐसे जगह पे होनी चाहिए जहां से दोनों देशों को कंट्रोल कर सके। तो सबसे पहले उसे 2 जगहों पे मार्क किया गया कि कहां कहां हो सकता है। एक है सेंट मार्टिन आइलैंड, जो कि बांग्लादेश सरकार के अधीन आता है। बांग्लादेश में जब शेख हसीना प्रधानमंत्री थी तो अमेरिका ने कहा था कि सेंट मार्टिन आइलैंड को हमारे नेवल बेस के लिए आप दे दो। इसके जवाब में शेख हसीना ने क्या कहा कि चाइना और इंडिया दोनों के साथ हमारे मधुर संबंध हैं, हम अपने ही एक देश का एक हिस्सा आपके नेवल बेस के लिए क्यों दें। तो अमेरिका ने कहा तुम नहीं दोगी तो कोई और देगा, और हमें पता है तुम्हारे साथ क्या करना है। उसके बाद डोनाल्ड लू का 17 विजिट होता है बांग्लादेश में। वहां के स्टूडेंट्स के पास फंडिंग आती है, एक स्टूडेंट आंदोलन शुरू किया जाता है। अमेरिका में बैठा मोहम्मद यूनुस वापस आता है बांग्लादेश और वहां एंट्रिंग प्राइम मिनिस्टर बन जाता है। वो कहानी सबको पता है। प्लान नंबर बी, प्लान बी है। प्लान बी ये है कि अगर बांग्लादेश सेंट मार्टिन आइलैंड नहीं देता है तो एक इलाका ऐसा है जो कि नॉर्थ ईस्ट के नाम से जाना जाता है, भारत का वो इलाका है, वो ट्रायंगल है। आप ध्यान दीजिए, इन्होंने 3 राष्ट्रों में बांट दिया, ये कहा है। उन 3 राष्ट्रों में कहां कहां बांटा? एक भारत का राष्ट्र है जहां मणिपुर के ईसाई बहुल इलाके, नागालैंड के ईसाई बहुल इलाके, मिजोरम के ये हैं। दूसरा राष्ट्र है म्यांमार, जहां यही जियोनिस्ट कुकी ट्राइब रहती है। और तीसरा है बांग्लादेश का वो इलाका जो इनसे सटता है। ये 3 देशों के ये इलाके को मिला के जहां ईसाइयों की
बहुलता है, क्रिश्चियंस हैं ये, उनको मिला के एक क्रिश्चियन स्टेट बनाने की योजना थी। ये भी सीआईए के डीक्लासिफाइड डॉक्यूमेंट से प्रूफ हो चुका है। और मैं बता रहा हूं, ये जो डोनाल्ड लू भाई साहब हैं, ये म्यांमार का दौरा कर चुके हैं बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद। ये भारत पे भी इनकी नजर है। और ये जो मणिपुर का जो सारा विवाद हुआ है ना, वो विवाद ही खड़ा इसलिए किया गया था ताकि एक फर्टाइल ग्राउंड प्रोवाइड किया जा सके और दुनिया को यह बताया जा सके कि देखिए ईसाई यहां सुरक्षित नहीं है। जब यह कहा जाएगा कि ईसाई सुरक्षित नहीं है तो ईसाई अपने लिए अलग राज्य की मांग करेंगे, वो तो अलग देश की मांग कर रहे हैं। भारत के, म्यांमार के और बांग्लादेश के, वो तीनों पार्ट को मिला के एक स्यूडो क्रिश्चियन स्टेट बनाने की योजना है अकॉर्डिंग टू सीआईए डीक्लासिफाइड डॉक्यूमेंट 1984। इस बात की भनक इंदिरा गांधी को लग गई थी उस वक्त, और उन्होंने भी एक दो बार जिक्र किया इस बात का। अब मैं आपको बताता हूं आगे की कहानी। भारत का एक बहुत बड़ा राजनेता इस प्लान में शामिल है। वो नेता मणिपुर के मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीयकरण करना चाहता है। वो इसे ईसाई बनाम हिंदू का मुद्दा बनाना चाहता है। वो ये दिखाने की कोशिश में है कि भारत में किसी भी तरह के अल्पसंख्यक आज सुरक्षित नहीं है। इसलिए उस तरह के राजनेता सिखों को कहीं सड़क पर बैठा देते हैं, मुसलमानों को शाहीन बाग में बिठा देते हैं, और लेकिन फाइनल प्लान कुछ और है। मणिपुर एग्जीक्यूट करना है उन्हें। नहीं, यहां क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये सारा चीज, जो सारा प्लान, सारा सीआईए, डोनाल्ड लू, सेंट मार्टिन, क्रिश्चियन, ये सारा कुछ कहां से निकल के आ रहा है? वेटिकन। और वेटिकन में किसकी आस्था है? वो सब एक हैं, चाहे वो भारत के हो, आंग सांग सूकी हो, जॉर्ज सोरोस हो। जॉर्ज सोरोस ने एक वेलफेयर के लिए एक बोर्ड बनाया जिसकी मेंबर बना दी, डायरेक्टर बना दी आंग सांग सूकी और सोनिया गांधी को। ये सारा, और मोहम्मद यूनुस, आंग सांग सूकी, सोनिया गांधी और उसका बेटा राहुल गांधी, ये सारे लोग एक ही हैं। और इन सारे लोगों का जो अलाइनमेंट है वो क्रिश्चियन अलाइनमेंट है। ठीक है, मैं ये काम कर रहे हैं किसके लिए? वो सीआईए के प्लान के अनुसार काम कर रहे हैं। पंकज जी, मैं इस दायरे को थोड़ा और बड़ा कर देता हूं। कश्मीर में पाकिस्तान, आपका पंजाब में कनाडा एक्टिव है, और अब यहां नॉर्थ ईस्ट में अमेरिका एक्टिव है। तो जो सीधे तौर पर इन्होंने कहा है कि एक राष्ट्र की ऐसी सीमाओं से परे होता है, तो इन्होंने तो एक, अब तक ऐसा नहीं हुआ कि एक मुख्यमंत्री ने सीधे तौर पर मांग कर दी हो एक राष्ट्र इन सीमाओं से परे है, लेकिन उन्होंने तो कर दी। बिल्कुल। और वो कह रहा है वहां जाकर कि हम 3 राष्ट्रों में बांट दिए गए। 3 राष्ट्रों में कौन बांट दिए गए? कुकी, जियोनिस्ट, यानी क्रिश्चियन जो भी हैं, हमें 3 देशों में बांट दिया गया, म्यांमार, भारत और बांग्लादेश। हम एक ही हैं, एक ही कल्चर, एक ही ट्राइब, एक ही है। इनका कहना था कि तीनों एक होकर जन आंदोलन करो। हो क्या रहा है? म्यांमार के जो क्रिश्चियंस हैं वहां के हुंटा के खिलाफ लड़ रहे हैं। यहां जो उस तरह के जो एलिमेंट्स हैं जो कि स्यूडो क्रिश्चियन स्टेट के एजेंट पार्ट बन के कर रहे हैं, वो भारत में लड़ रहे हैं वहां के मैती समुदाय के प्रति या भारत सरकार के प्रति। और बांग्लादेश में जो मोहम्मद यूनिस है, जो सेंट मार्टिन आइलैंड का और उसके आसपास जो क्रिश्चियन रहते हैं, वो लड़ रहे हैं अपने ही देश के शेख हसीना के खिलाफ, वहां सक्सेस हो चुके हैं। ये तीनों लड़ाई, इनका कहना है कोऑर्डिनेट, और कोऑर्डिनेट हो रहा है। मैं बताता हूं क्यों। आपको क्या लगता है कि वो जो कुकी जो मणिपुर में है, उनके पास रॉकेट लॉन्चर कहां से आ जा रहे हैं? उनके पास AK-47 कहां से आ जा रहा है? कभी म्यांमार से ऑब्वियस बात है। उनके पास म्यांमार से में कहां से आ रहा है? वहां के हुंटा के खिलाफ जो विद्रोही लड़ाई लड़ रहे हैं, कहां से आ रहा है? पता लगाइए, बहुत इंटरेस्टिंग है। मेड इन अमेरिका। और एक महत्वपूर्ण बात मैं बताता हूं, ये डोनाल्ड लू जो है ना, ये अमेरिका का नागरिक नहीं था। ये चाइना से गया है, अमेरिका में बसा है, वहां का तब नागरिकता लिया है, तब ये काम कर रहा है। ये क्या कर रहा है? भारत, म्यांमार और बांग्लादेश के बीच के टुकड़े को हटाकर अगर एक क्रिश्चियन स्टेट बन जाता है तो भारत कमजोर होगा ना। दैट विल एक्ट एज ए बफर जोन। और इकोनॉमी को आप समझिए, वो जो मणिपुर का इलाका है, मिजोरम का जो कुकीज यूनिस्ट का इलाका है, म्यांमार का इलाका है और बांग्लादेश का जो वो पोर्शन है, ये दुनिया की सबसे बड़ी अफीम की फैक्ट्री मतलब कि उपज वाला इलाका है। डायमंड ट्रायंगल बोलते हैं ड्रग्स माफिया के दुनिया में इस इलाके को।
सबसे बड़ा ड्रग्स का जो कारोबारी है जिसे कोलंबियन कार्टेल बोलते हैं। आप कभी पढ़िएगा, बहुत सारे उपन्यास आ चुके हैं कोलंबियन ड्रग्स माफिया के ऊपर। कोलंबियन ड्रग्स माफिया का सीधा सीधा संबंध है वहां से। जहां जहां ईसाई मिशनरियां यहां पे है, चाहे झारखंड में है, झारखंड में भी खूंटी जैसे इलाके हैं, वहां बड़े पैमाने पर अफीम की खेती होती है। उन सब सारा अफीम का प्रोड्यूस अंत में जाता है नॉर्थ ईस्ट, मणिपुर, वहां से जाता है म्यांमार, म्यांमार से सप्लाई होके कोलंबिया। यहां से भी अब तो सप्लाई उन्होंने उठाना शुरू कर दिया था। दिक्कत हुई पता है, ये मणिपुर का मुद्दा भी उठता भी नहीं, लेकिन वहां के जो मणिपुर के जो मुख्यमंत्री हैं एन बीरेन सिंह, उन्होंने ड्रग्स के खिलाफ कैंपेन छेड़ दिया वहां पे, और हजारों एकड़ में लगी ड्रग्स की फसल नष्ट करना शुरू कर दिया। इसीलिए उन लोगों ने बंदूक उठाया और कहा कि इस मुख्यमंत्री को हटाओ, और वहां से यह शुरू हुआ है सारा कुछ। हजारों करोड़ सालाना का ये धंधा है, हजारों करोड़ सालाना का धंधा। कौन नहीं चाहेगा उस इलाके के सारे बिजनेस पे मेरा कंट्रोल रहे, उस ड्रग्स व्यापार पे। और वो कब संभव है? भारत सरकार के रहते संभव नहीं, क्योंकि भारत तो अफीम नष्ट कर देगी। पंकज जी, बहुत जरूरी सवाल। देश बन जाए जहां अफीम की खेती हो जाए, ताकि पूरा उनका दुनिया में आतंक की भी फंडिंग होती है इसी ड्रग से। ये कनाडा वाला जस्टिन ट्रूडो आप देखिए ना कहां से पैसे प्राप्त करता है, ड्रग्स। और उसके पिताजी का कोलंबियन ड्रग्स माफिया और इसके ट्रूडो के पिताजी का क्या संबंध था, पढ़िए, सब कुछ समझ में आ जाएगा। एक बहुत जरूरी सवाल पंकज जी, 4 तारीख 9वें महीने 2024 की घटना है जब मिजोरम के मुख्यमंत्री अमेरिका में जाते हैं। खबर ये अब सामने आती है, क्या इस दौरे का केंद्र सरकार को नहीं पता था? क्या केंद्र सरकार ने इस पर कुछ रिएक्शन दिया है या देना चाहिए? क्या करना चाहिए, क्योंकि विषय बहुत गंभीर है। देखिए, भारत सरकार अपनी ओर से काम कर रही है, और वो जो काम कर रही है ना, इसलिए ये बिलबिला भी रहे। आपको क्या लगता है कि कनाडा का स्टैंड ऐसे ही चेंज हो गया भारत सरकार के प्रति? वो ड्रग्स खालिस्तानी का पूरा रिश्ता है, पूरा जो खालिस्तान की फंडिंग ही ड्रग्स से पैसों से हो रही थी, तो इसलिए कनाडा से ये उठाया गया। अमेरिका इसलिए बेचैन है कि भारत में ये कहां से सरकार आ गया जो मेरी सुनता नहीं है। तो वो क्या कर रहे हैं, पन्नू को आए करके, पन्नू इज फर्स्ट क्लास सीआईए एजेंट, हर किसी को पता है। जब बिडेन ये अजीत डोभाल साहब से मिले थे तो उन्होंने कहा था कि आपको पन्नू को नहीं छेड़ना चाहिए था। उन्होंने कहा कि पन्नू को तो अब तक हम खत्म कर चुके होते अगर वो सीआईए का एजेंट नहीं होता तो। ये साफ साफ बातचीत थी। ये पन्नू के फादर जो हैं आईएफएस थे, ये अमेरिका में रहा, वहां पे रहने के दौरान इसने क्या किया, इसके संबंध हो गए अमेरिकन डीप स्टेट के साथ, और ये रह गया वहां। बाद में ये खालिस्तानी आतंकी बताइए ना, 4 दिन आके लड़ा है क्या कभी? वो नहीं, वो फंडर है। तो अमेरिका अपना काम कर रहा है, कनाडा अपना काम कर रहा है। आज अच्छा बताइए, आज भारत अचानक कैसे उनके खिलाफ हो गया? कुछ किया तो है नहीं भारत ने, बस यही है कि उनका जो प्लान ऑफ एक्शन था वो उसमें हर्डल है ये। कितना बढ़िया रहता, वेटिकन का कोई सपोर्ट का कोई सरकार होता यहां पे, जो कि क्रिश्चियन होता, जो यहां जिसके अंडर क्रिश्चियन मिशनरियां अच्छे से काम कर पाती, जो कि ड्रग्स से कारोबार को फलने फूलने देता। कितना बढ़िया माहौल था ना अमेरिका के लिए, कोई दिक्कत ही नहीं था। ये आके बीच में कि भारत की बात करेंगे, भारत के हितों की बात करेंगे। अरे भारत में कोई भारत के हित की बात थोड़ी करता था यार, वो तो अमेरिका जो करता था। वो ना जाते थे प्रधानमंत्री, पीठ ठोक देता था वहां का राष्ट्रपति। यार हमारे प्रधानमंत्री को पीठ ठोक दोगे तुम? कौन हो तुम? चौधरी हो? इन्होंने कह दिया कि हम आंख में से आंख डालकर बात करेंगे, आंख मिलाकर बात करेंगे, अब लग गई मिर्ची। ये ऐसा कैसे हो सकता है? यहां तो झुककर सलाम करने का सिलसिला था। ये नहीं चलेगा। ये सारा कुछ परिस्थितियों को जब आप समझिएगा तब बहुत कुछ समझ में आएगा। और ये मैं बार बार बोल रहा था, आप लोग बार बार मणिपुर की बात कर रहे थे, मैंने कहा बात सिर्फ मणिपुर की नहीं है, बात मिजोरम के क्रिश्चियन बहुल इलाके और नागालैंड के भी क्रिश्चियन बहुल इलाकों की है। ये सब मिलकर क्रिश्चियन स्टेट बनाने की योजना में शामिल है। और ड्रग्स का पैसा आ रहा है, हथियार आ रहे हैं, डोनाल्ड लू है, बहुत सारी बातें चल रही। अगर मजबूत सरकार यहां नहीं रहती, अगर बांग्लादेश की तरह वीक सरकार रहती, तो अब तक तख्ता पलट कर चुके होते। बिल्कुल। वो तो धन्य ये देश की जनता की साथ ही नहीं छोड़ रही है। इनको तो ये जो अमित शाह और मोदी है, इनको तो गुजरात में ही निपटा देने की योजना थी। लेकिन धन्य गुजरात की जनता जो बार बार जिताते गई, उसके बाद देश में आए तो देश की जनता बार बार प्रधानमंत्री बनाते गए, उनकी योजना 22 साल पीछे चली गई। और इसलिए वो कभी कभी गाली देते हैं कि नॉर्थ जो है ना बहुत कोलाहल करते हैं, शोर शराबा है। साउथ ठीक है, वहां फादर से जाकर मिल सकते हैं, केरला में, वायनाड में लड़ सकते हैं, क्या जन्नत जन्नत जगह है। ये हिंदू, ये खराब है। और प्रणब मुखर्जी ने कहा भी अपनी किताब में कि ये सोनिया हद
मतलब नफरत की हद तक ये हिंदुओं से नफरत करते हैं। ये तो प्रणब मुखर्जी ने अपनी किताब में लिखा। सारी बातें आप समझिए, डिकोड करने की कोशिश कीजिए, नहीं, डॉट से समझ डॉट में तो मिलाइए, पूरा जो सारी कहानी पूरी जो साफ हो साजिश है जाएगी। समझ तो वो आ रही है। कश्मीर में कश्मीर में पाकिस्तान है, पंजाब में कनाडा बैठा है और नॉर्थ ईस्ट में अब अमेरिका आकर बैठ गया है। आखिरी महत्वपूर्ण बात, जी। आप अचानक देख रहे होंगे ना कि अमेरिकन डिप्लोमेट्स यहां एक्टिव हो गए थे। हाँ, चुनाव वो से जाके पहले। ओवैसी से मिल रहे थे, चंद्रबाबू नायडू से मिल रहे थे, जम्मू कश्मीर, वो क्यों एक्टिव हो गए थे? अच्छा बताइए, एक डिप्लोमेट का काम है जाके हर राज्य सरकारों से और बड़े बड़े नेताओं से ये कहना कि किस तरह मोदी को हराओ, हटाओ। ये काम है। अगर यही काम अमेरिका में बैठे भारतीय डिप्लोमेट करना शुरू कर दे तो, कि जगह जगह जाके इंफ्लुएंशियल लोगों से जाके मिले, कहे कि जाके ये बिडेन को हराओ, कमला हैरिस को हराओ, तो अच्छा लगेगा उन्हें। यही काम हमारे यहां कर रहे हैं ना वो। सिर्फ एक स्टेट बनाने के लिए, शूडो क्रिश्चियन स्टेट, जिसका आपने नाम भी बताया। तो साजिश बहुत बड़ी रची जा रही है, अमेरिका के द्वारा रची जा रही है। साफ ये अब हो गया है कि जो शेख हसीना ने कहा था वो गलत नहीं कहा था, और उसकी तैयारी, जैसे पंकज जी ने बताया कि 1984 से 83-84 से ये तैयारी लगातार चल रही है। इस पर भारत सरकार को बहुत गंभीरता से अब ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि बीजेपी बहुत ज्यादा एक्टिव पार्टी मिजोरम में नहीं है। कांग्रेस और बीजेपी की एक एक दो दो सीटें हैं वहां, फुल मेजोरिटी में वहां लाल दुआमा की ही सरकार है। तो 2 महीने बाद इस खबर का बाहर आना कहीं ना कहीं एक गंभीर चिंता का विषय। बाकी पंकज जी, इस खबर पर इतनी रोशनी डालने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, चर्चा कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताइएगा। धन्यवाद।